ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार रिकी केज का बयान, दिल दहला देने वाली आतंकी हमला, भारत सरकार के निर्णय का किया समर्थन। रक्षा खड़से ने कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, पहलगाम हमला निंदनीय, होगी कार्रवाई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में नई क्रांति। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले के परिवार से की मुलाकात के बाद बोले, भारत पहलगाम आतंकी हमले का देगा करारा जवाब। झारखंड के सरायकेला के झिमरी गांव में दो समुदायों के बीच हुआ विवाद, कई दुकानों में आगजनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिया। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक फैसलों में तालमेल और तेजी आएगी। इसी कड़ी में मेयर राजा इकबाल सिंह ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिससे दिल्ली वासियों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होने वाला है। मेयर के इस फैसले से हर परिवार को सालाना करीब 2400 रुपए की बचत होगी। दरअसल नगर निगम अब हाउस टैक्स में बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है। इससे लाखों लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार बनने के साथ ही जनता को सुविधाएं देने के वादे अब जमीन पर उतरने लगे हैं और आने वाले दिनों में और भी बड़े फैसले होने की उम्मीद है। तो ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं। अब जनता को, दिल्ली की जनता को 2400 रुपए की बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि एमसीडी में भी अब बीजेपी की सरकार है। दिल्ली नगर निगम में करीब 2.5 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। बड़ी राहत बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। 2400 रुपए की बड़ी छूट अब जनता को मिलेगी। यानी कि जो वादे बीजेपी ने किए थे, अब उन वादों पर बीजेपी खरी होती कहीं ना कहीं नजर आ रही है। 2400 रुपए की बड़ी राहत जनता को मिलने वाली है। ये नए महापौर की तरफ से ये घोषणा की गई है। राजा इकबाल सिंह नए मेयर, जिनकी तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है, और 2400 रुपए की बड़ी राहत जनता को मिलने वाली है। दिल्ली की जनता की बल्ले बल्ले होने वाली है और जल्द ही अब कई और जो नए फैसले होंगे, सरकार उन पर भी काम करेगी। कई योजनाएं जो अटक चुकी थी, उन पर भी अब काम किया जाएगा। उन्हें भी पूरा करने का जो बीजेपी ने आश्वासन दिया था जनता को, अब बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें पूरा करती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, क्योंकि केंद्र ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी संवाददाता हमारे दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है, करीब 2.5 साल बाद नगर निगम में दिल्ली की वापसी हुई है। तो अब कहीं ना कहीं दिल्ली एक्शन, बीजेपी जो सरकार है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। 2400 रुपए की बड़ी राहत देने वाली है जनता को। क्या जानकारी है इस पर? ज्यादा जानकारी ले लेंगे राजीव से इस पर। तो दिल्ली में नए महापौर जो बने हैं, राजा इकबाल सिंह ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब दिल्ली की जनता को 2400 रुपए की बड़ी छूट दी जाएगी। जो वादे उनकी तरफ से किए गए हैं वो अब कहीं ना कहीं पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता को बड़ी छूट, जो उम्मीद कर रही थी जनता बीजेपी की सरकार से, उन उम्मीदों पर अब बीजेपी खरी होती नजर आ रही है। तो ज्यादा जानकारी ले लेंगे, राजीव तिवारी हमसे जुड़े हुए हैं। राजीव, दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनते ही अब बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। 2400 रुपए की बड़ी राहत देने का ऐलान कर लिया है।
देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अब त्रिकोणा सरकार जो है भाजपा की बन चुकी है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके केंद्र के अंदर भी भाजपा की सरकार है, दिल्ली के अंदर भी भाजपा की सरकार बन चुकी है और अब एमसीडी के अंदर भी मेयर जो है वो भाजपा के आ चुके हैं। तो सर साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अब कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं हो पाएगी। दूसरा यहाँ पर बात करें जिस तरीके से राजा इकबाल अब मेयर बने हैं, क्योंकि पहले भी वो भाजपा के टाइम पे कहीं ना कहीं मेयर रह चुके हैं और अब दोबारा से मेयर बने हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं अब राजा इकबाल की तरफ से अनाउंस किया गया है कि लोगों के जो सालाना पैसे हैं यानी 600 रुपए से लेकर 2400 रुपए तक जो सालाना है वो बचत की जाएगी। और इसकी शुरुआत में ही यानी कि एमसीडी की शुरुआत में ही अब राजा इकबाल की तरफ से जिस तरीके से अनाउंस किया गया है उससे तो साफ जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर एमसीडी भी अब दिल्ली की जनता के लिए काम करती हुई नजर आएगी। क्योंकि यूजर चार्जर की बात करें तो वो अभी तक वसूला जा रहा था दिल्ली की जनता से, यानी कि जिन जो रिहायशी एरिया पर भी रहते हैं उनका भी चार्जिंग जो है यूजर चार्जिंग यानी कूड़ा उठाने का जो चार्जिंग था वो दिया जाता था। मगर अब राजा इकबाल के मेयर बनने के बाद इसको समाप्त करने की बात की गई है और ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने एक्स्ट्रा पैसे वसूल करने के लिए इस तरीके के नियम जो है वो बनाए थे और उस नियम को अब हटाने के लिए राजा इकबाल की तरफ से कदम उठा दिए गए हैं। दूसरा यहाँ पर बात करें दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि जैसे जैसे मानसून आता है वैसे वैसे जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, सड़कों पर कूड़े का ढेर देखने को मिलता है। उसी को अब लगातार राजा इकबाल जो है वो जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आएंगे। राजा इकबाल की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि भाजपा की सरकार एमसीडी के अंदर बनने के बाद अब कहीं ना कहीं तमाम कोशिशें जो है वो की जाएंगी। राजा इकबाल की तरफ से भी कहा गया है कि वो ऑफिसों में नहीं बैठेंगे, वो जमीन पर ही जाकर मुआयना करेंगे, जमीन पर जाकर ही काम करेंगे ताकि जनता की जो परेशानियां हैं वो खत्म हो सके। कूड़े के पहाड़ों को लेकर भी उन्होंने कहा कि लगातार उनके कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए भी एमसीडी जो है वो अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करती हुई नजर आएगी। जी राजीव, यूजर चार्ज वापस लेने की बात तो अब बीजेपी कर रही है, लेकिन जो कर्ज एमसीडी पर पड़ा हुआ है उससे कैसे निपटेगी? क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा कर्ज उस पर पड़ा है, तो जिसका आरोप ये आम आदमी पार्टी पर भी लगाते आ रही है। इस कर्ज से कैसे निपटेगी सरकार? देखिए यहाँ पर बात करें यूजर चार्जर की, तो यूजर चार्जर जिस तरीके से लिया जाता था चार्ज जो है वो अब कहीं ना कहीं चार्ज समाप्त करने की बात की गई है। क्योंकि यहाँ पर बात करें जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के एमसीडी के अंदर थी तब कहीं ना कहीं जो 50 वर्ग का जो कस्बे 50 वर्ग का जो मकान था या फिर कहे जो रिहायशी एरिया थे उन पर कहीं ना कहीं चार्जिंग लगाया जाता था कूड़े उठाने को लेकर। मगर अब एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार आ चुकी है, मेयर राजा इकबाल बन चुके हैं, तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि जनता के जो पैसे हैं वो बचाएंगे और उसको लिए कहीं ना कहीं लगभग 2400 रुपए के करीब जो है वो सालाना बचत होगी। मगर यहाँ पर बात करें जो फैक्ट्री एरिया है या फिर और जगह की संपत्तियां हैं उन पर इस तरीके का कर जो है वो बिल्कुल लगा रहेगा। मगर यहाँ पर बात करें जनता के लिए जिस तरीके से राजा इकबाल काम करने की बात कर रहे हैं तो वाकई में ही ये काम कितना हो पाएगा ये जरूर देखना होगा। क्योंकि दिल्ली की सड़कों की बात करें जगह जगह कूड़े का ढेर जो है, जगह जगह गंदगी जो है या फिर क्या है सीवर लाइन का जो गंदा पानी है वो लोगों के घरों में जाता है, उसको लेकर अब राजा इकबाल एमसीडी के अंदर आने के बाद किस तरीके से कदम उठाएंगे। और राजा इकबाल की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि वो ऑफिस में नहीं बैठेंगे, सिर्फ जमीनी स्तर पर काम करेंगे। मगर अब देखना होगा कि बाकी के बचे हुए साल यानी कि एमसीडी के अंदर अभी तक 2 साल आम आदमी पार्टी को हो चुके हैं और अब राजा इकबाल यानी कि भाजपा के मेयर बन चुके हैं, तो अब वो किस तरीके से कार्य करेंगे। और दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार पहले ही बन चुकी है तो वो भी कहीं ना कहीं तालमेल मिलाने की जो पहले दिक्कतें थी अब वो मिलती हुई नजर आएंगी। क्योंकि एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार, केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार, तो अब देखना होगा तीनों ही सरकारें जो है वो किस तरीके से जनता के लिए काम कर पाएंगी। जी देखिए, तीनों अब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कूड़े का पहाड़ आपने कहा और नाली की सफाई, तो इस तरह से कैसे निपटने वाली है बीजेपी? क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है और यहाँ पर जनता का पूरा साथ चाहिए होगा इसको। देखिए यहाँ पर बात करें एमसीडी की, तो एमसीडी के अंदर 2 साल तक लगभग आम आदमी पार्टी की सरकार रही। मगर उससे पहले भी भाजपा की सरकार जो है 15 साल तक एमसीडी के अंदर रही थी, तब भी यही दिल्ली के अंदर परेशानियां जो है देखने को मिलती थी। सीवर लाइन की सबसे समस्या जो थी वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती थी, जल भराव की स्थिति जो है वो भी देखने को मिलती थी और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें बनती थी। और दूसरा यहाँ पर बात करें सबसे बड़ी कूड़े की परेशानियों की, क्योंकि जगह जगह कूड़े के ढेर बनते नजर आ रहे थे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी
एमसीडी का चुनाव लड़ रही थी, तब कहा जाता था कि जगह जगह कूड़े के ढेर जो है वो बनाए जाते हैं और बड़े बड़े जो कूड़े के पहाड़ बने हुए तीन, उनको खत्म करने की बात की गई थी। मगर अब जिस तरीके से भाजपा दोबारा से एमसीडी के अंदर आ चुकी है, अब देखना होगा कि जो कूड़े के पहाड़ तीन बने हुए हैं उनको कैसे खत्म किया जाएगा और जगह जगह जो कूड़े के ढेर बनाए गए हैं उनको खत्म। और यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जब थी तब कहीं ना कहीं परेशानियां बनी हुई थी और इसी को लेकर भाजपा जो है वो आरोप लगाती थी। मगर अब किस तरीके से इन कहते कार्यों को किया जाएगा, चाहे वो दिल्ली के अंदर सफाई की व्यवस्था हो, सीवर लाइन की समस्या हो, पानी की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, तमाम समस्याओं से निपटने के लिए भाजपा किस तरीके से कदम उठा पाएगी ये जरूर देखना होगा। जी राजीव, चूंकि अब एमसीडी में बीजेपी की सरकार है तो प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की जो नई चीजें देखने को मिल रही हैं और जैसे कि जो कई योजनाएं थी वो अटक चुकी थी, अब उन पर कैसे बीजेपी काम करेगी? देखिए यहाँ पर बात करें एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं अब भाजपा जो है वो अपने तरीके से काम करती नजर आएगी। मगर यहाँ पर बात करें एमसीडी के दायरे के अंदर बात करें, स्कूलों की बात करें, सड़कों की बात करें, गलियों की बात करें, सीवर लाइन की बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें, तमाम परेशानियों से निपटने के लिए लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी वादे किए गए थे मगर वो भी पूरे नहीं हुए। मगर अब जिस तरीके से भाजपा फिर आम आदमी कैसे एमसीडी के अंदर आ चुकी है तो भाजपा किस तरीके से इन समस्याओं को दूर करेगी ये जरूर देखना होगा, क्योंकि अब मानसून भी आने वाला है तो मानसून की वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो भी बढ़ती नजर आएंगी। मगर उसके लिए एमसीडी की तरफ से किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे ये जरूर देखना होगा। जी राजीव, लोगों की क्या उम्मीद है? जनता बड़ी उम्मीदों से जनता ने बीजेपी को वापसी दिलाई है एमसीडी में फिर से, और जनता कई उम्मीदें सजोकर रखी होगी, क्या उन उम्मीदों पर बीजेपी खड़ी उतर पाएगी? देखिए अब बात करें जनता की तो जनता की परेशानियों को कैसे एमसीडी में दूर भाजपा कर पाएगी ये जरूर देखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है वो सीवर लाइन की है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा गंदा पानी जो है वो बाहर आता है और कई बार यही सीवर लाइन का पानी जो है वो जल बोर्ड के पानी के अंदर मिक्स होकर लोगों के घरों में पहुंचता है। तो साफ जाहिर है इस परेशानी से निपटने के लिए एमसीडी किस तरीके से कदम उठा पाएगी ये जरूर देखना होगा। मगर यहाँ पर बात करें सफाई व्यवस्था की, क्योंकि जैसे जैसे बारिश आती है तो कहीं ना कहीं जो पूरे के ढेर है उनमें मच्छर पनपते हैं, बीमारियां बनती है, उसको लेकर किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे ये जरूर देखना होगा। और अब जल भराव की स्थिति जगह जगह सड़कों पर पानी भरता है उसको लेकर एमसीडी आएगी, ये भी आने वाली चुनौती जो है वो बनी हुई है। मगर अब इस चुनौती को कैसे भाजपा दूर कर पाएगी ये जरूर देखना होगा। राजीव, जो यमुना का मुद्दा है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, उसकी सफाई जो आम आदमी पार्टी पर टाली जाती है, कहा जाता है कि उसने ही सरकार में सफाई नहीं करवाई, जिसके ये आस्था से भी जुड़ा हुआ है लोगों के, तो इससे कैसे निपटने वाली है ताकि लोगों को भी राहत मिल सके, क्योंकि अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कहते हैं यमुना की सफाई की, तो यमुना की सफाई को लेकर भी लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर रणनीतियां जो है देखने को मिली थी, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले थे, मगर फिर भी परेशानियां बहुत ज्यादा थी। मगर अब इस परेशानी को निपटने के लिए किस तरीके से कदम जो है वो उठाए जाएंगे। मगर यहाँ पर बात करें एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार आने के बाद वाकई में ही एमसीडी किस तरीके से सहयोग कर पाएगी यमुना की सफाई के लिए, सीवरों की सफाई की बात करें और यहाँ तक कि जो सीवरों का गंदा पानी या फिर गंदगी जो है यमुना के अंदर जाती है उसको दूर करने के लिए कदम कैसे उठाए जाएंगे ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर यहाँ पर बात करें आप तीन तरफा सरकार बनने की, यानी कि जो केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है, या यहाँ पर बात करें एमसीडी के अंदर भी भाजपा की सरकार बन चुकी है, तो अब तीनों ही सरकारें जो है वो मिलकर कहीं ना कहीं अगर काम करती हैं और जनता की परेशानियों को दूर करती हैं तब कहीं ना कहीं इसको बड़ी सफलता जो है वो माना जा सकता है। जी राजीव, अगर मैं तीन सबसे बड़ी चुनौतियों की बात करूं तो वो कौन सी चुनौतियां तीन बड़ी रहने वाली हैं एमसीडी में बीजेपी के लिए, जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सके बीजेपी? देखिए एक चीज समझनी होगी, रेखा गुप्ता की सरकार जैसे ही दिल्ली के अंदर बनी है तब कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाने की बात की गई, खास तौर पर यमुना की सफाई की। यमुना की सफाई को लेकर भी कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता की तरफ से जगह जगह मुआयना किया गया, जगह जगह जाकर कहीं ना कहीं यमुना की सफाई को लेकर कदम उठाने की बात की गई। नालों के द्वारा जो गंदा पानी या फिर गंदगी जो यमुना के अंदर मिलती थी उसको साफ करने की बात की गई और यहाँ तक कि सीवर लाइन की जो परेशानी थी वो भी कहीं ना कहीं दूर करने की बात की गई। मगर अब एमसीडी के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार आ चुकी है तो अब सहयोग जो है वो बिल्कुल होना चाहिए और
सहयोग के माध्यम से जनता की जो भी परेशानियां, चाहे वो सीवर लाइन की हो, सफाई व्यवस्था की हो, कूड़े के ढेरों को खत्म करने की बात की जाए, यमुना की सफाई की बात की जाए, या फिर और परेशानियों की बात की जाए, तो उनको निपटने के लिए अब कहीं ना कहीं ये सरकार किस तरीके से कार्य करेगी, ये जरूर देखना होगा। मगर यहाँ पर राजा इकबाल जैसे ही मेयर बने हैं, उनकी कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं यही करने की होगी कि जनता के लिए जिस तरीके से वो आए हैं और जनता ही उनके लिए जनता के लिए वो कार्य करें, और ताकि जनता की परेशानियां जो है वो दूर कर पाए। जी बिल्कुल। और रेखा गुप्ता की तरफ से भी जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जब काम करना है तो जनता का भी पूरा समर्थन उनको चाहिए। फिर देखिए, यहाँ पर बात करें रेखा गुप्ता की, तो रेखा गुप्ता जैसे ही मुख्यमंत्री बनी है तो कहीं ना कहीं लगातार कदम उठाने की बात की गई, मगर फिर भी जनता का सहयोग मांगा जा रहा है। मगर इसमें जनता कितना सहयोग कर पाएगी, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि जनता बार बार यही कहती है जब भी परेशानियां बनती हैं, चाहे वो बारिशों के अंदर सीवर लाइन की परेशानी हो, सड़कों पर पानी भरने की परेशानी हो, अंडरपास जो है वो लगातार स्विमिंग पूल बनते हुए देखने को मिलते थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बनती थी। मगर उन परेशानियों को दूर करने के लिए एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों को ही मिलकर काम करना होगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के हाथ में आता है, तो या फिर कहे एमसीडी जो है वो मेयर के हाथ में आता है। तो इनको दूर कर परेशानियों को दूर करने के लिए किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे, और दूसरा जनता का सहयोग मांगा जा रहा है। जनता को भी कहीं ना कहीं अपना सहयोग देना होगा, ताकि जो सरकार की जो मुहिम चल रही है उसके अंदर अपना सहयोग जो है वो मिल सके। मगर यहाँ पर सरकार को पहले कदम उठाना होगा, ताकि जनता जो है वो उनको देखते हुए कहीं ना कहीं अपना सहयोग जो है वो कर पाए। जगह जगह जो कूड़े के ढेर बने होते हैं, गलियों के अंदर सफाई नहीं होती है, सीवर लाइन की जो समस्या बनी होती है वो कहीं ना कहीं दूर करनी होगी, तब कहीं ना कहीं जनता जो है वो भी कहीं ना कहीं अपना सहयोग जो है वो करती नजर आ सकती है। जी बिल्कुल राजीव, अभी तो बीजेपी ने 2400 रुपए की राहत जनता को जरूर दे दी है, लेकिन आने वाले समय में और क्या बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जनता को? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जनता के सहयोग की या फिर सरकार के कदमों की, तो लगातार दोनों ही तरफों से कदम जो है वो उठने चाहिए। मगर यहाँ पर बात करें जनता के लिए किस तरीके से कार्य किए जाएंगे, अब एमसीडी के अंदर एमसीडी की बात करते हैं, एमसीडी के तमाम स्कूलों की बात करें, वो भी एक मुद्दा बना हुआ था, मगर तब भी कहीं ना कहीं स्कूलों को बेहतर जो है एमसीडी के नहीं किया गया था। यहाँ पर बात करें एमसीडी के अस्पतालों की, एमसीडी के अस्पतालों के अंदर भी लगातार कहीं ना कहीं इलाज जो है वो ढंग से नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो परेशान थी। और दूसरा सरकारी अस्पतालों की बात करें, चाहे वो दिल्ली सरकार के हो, केंद्र सरकार के हो, या फिर एमसीडी के हो, तीनों ही अस्पतालों के अंदर दवाइयां जो है वो नहीं मिल पाती थी। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जब आरोप लगाए गए थे कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती है, और आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो कहीं ना कहीं उसमें दवाइयां भी थोड़ी बहुत मिलने लगी। मगर अब फिर कहीं ना कहीं वही डर जो है जनता के बीच में देखने को मिल रहा है कि अस्पतालों के अंदर वाकई में ही इलाज के नाम पर दवाइयां उनको मिलेंगी, या फिर बाहर से दवाइयां जो है वो खरीदनी पड़ेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में करीब 2.5 साल बाद एमसीडी में बीजेपी की वापसी हुई है। बीजेपी की तरफ से बड़ी जो घोषणा की गई है वो है कि अब दिल्ली की जनता को 2400 रुपए की बड़ी राहत मिलने वाली है। जो पैसे उनसे यूजर चार्ज लिया जाता था जनता से, अब उसमें कटौती की गई है, राहत बड़ी दी गई है। अब वो पैसा नहीं लिया जाएगा जनता से। यही जो बड़ी राहत है, जो उम्मीद कर रही थी जनता, वो उम्मीद पर खरी उतरती हुई नजर आ रही है बीजेपी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरदोई के बिलग्राम तहसील स्थित हसनपुर गोपाल गांव पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री गंगा एक्सप्रेसवे के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वे एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेंगे और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। ये निरीक्षण राज्य सरकार की परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को शीघ्रता से पूरा किया जा सके। तो आज हरदोई के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। गंगा एक्सप्रेसवे का काम का निरीक्षण ले सकते हैं, और ये बड़ी खबर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरदोई के बिलग्राम तहसील स्थित हसनपुर गोपाल गांव पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री गंगा एक्सप्रेसवे के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वे एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेंगे और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी लेंगे, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। तो आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हरदोई दौरे पर रहेंगे। 11 बजे
वो एक्सप्रेसवे के कार्यों का निरीक्षण करने वाले हैं। इस दौरान एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रगति का वे जायजा लेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरदोई से मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आज सीएम का दौरा रहने वाला है, क्या कुछ तैयारियां उनके दौरे को लेकर की गई हैं? मेरठ से प्रयागराज तक 650 किलोमीटर लंबा ये गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिसके आज निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिलग्राम तहसील के हसनपुर गोपाल पहुंच रहे हैं। 11 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद निरीक्षण करेंगे। करीब आधे घंटे तक मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे और उसके बाद यहाँ से वो दूसरे जगह के लिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री के आगमन की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। देर रात को ही जो कमियां वहां पे रह गई थी वो पूरी की गई है। जो लगातार अधिकारी वहां पर निरीक्षण कर रहे थे और सीएम आए कोई खामी न रह जाए, इसकी विशेष व्यवस्था वहां पर की गई है। मनोज, हरदोई की जनता में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? आज लंबे समय बाद सीएम का दौरा रहने वाला है वहां पर। देखिए, मुख्यमंत्री हरदोई जब आए हैं तो कुछ न कुछ हरदोई को देकर गए हैं। अभी कुछ दिन पहले माधोगंज, इसी बिलग्राम तहसील के माधोगंज में आए थे, जहां पर राजा नरपत सिंह के स्मारक का उन्होंने लोकार्पण किया था और यहाँ पर करीब 650 करोड़ की योजनाओं का लाभ जनता को दे गए थे। आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, 650 किलोमीटर लंबे इस गंगा एक्सप्रेसवे को निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जब इसको यहाँ जनता के लिए समर्पित किया जाएगा तो लोगों में इसको लेकर के खासा उत्साह है कि जिस तरह से ये एक्सप्रेसवे बना है, इसको भी लोग काफी महत्वपूर्ण निगाहों से देख रहे हैं। और मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो जनता को ये उम्मीदें हैं, शायद कुछ और भी सौगात यहाँ पर मुख्यमंत्री देकर जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज उनका गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण है, लेकिन जो जनता है वो उम्मीद तो लगाया है कि कुछ न कुछ हरदोई आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री देकर और भी जाएंगे। बिल्कुल मनोज, गंगा एक्सप्रेसवे का काम प्रगति पर है क्या? अब तक कितना ये बन चुका है और कब तक ये पूरा समाप्त होने वाला है इसका काम? मेरठ से प्रयागराज तक 650 किलोमीटर की लंबाई है इस गंगा एक्सप्रेसवे की। गंगा एक्सप्रेस लगभग कंप्लीट हो चुका है, कहीं भी थोड़ा सा काम बचा है। आज उसी का निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि निरीक्षण के दौरान अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उसको अधिकारियों को निर्देशित करेंगे, शीघ्र ही इस काम को पूरा किया जाए। और माना जा रहा है कि इसी महीने से अगले महीने के पहले सप्ताह तक जिस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, निरीक्षण किए जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं, तो ये आम जनता के लिए अगले महीने के पहले सप्ताह तक यहाँ जनता के लिए ये सौगात दे दी जाएगी, यानी इस पर सफर शुरू करा दिया जाएगा। तो इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं और इसी कड़ी को लेकर आज मुख्यमंत्री का निरीक्षण है। कई स्थानों पर वो गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक्सप्रेसवे किन किन शहरों को जोड़ेगा? क्योंकि करीब 600 किलोमीटर की लंबाई इसकी होने वाली है, तो कौन से वो जो बड़े शहर हैं जिनको ये जोड़ने वाला है? देखिए, मेरठ से लेकर के प्रयागराज जाएगा, लखनऊ है, चाहे आगरा हो, उन्नाव हो, कन्नौज हो, ये तमाम जो बड़े शहर है इन सबको जोड़ते हुए ये मेरठ से प्रयागराज तक जा रहा है। तो पहले मेरठ से प्रयागराज की दूरी बहुत काफी थी, लोगों को तमाम घूम करके जाना पड़ता था, लेकिन जिस तरह से एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, ये जो दूरी है वो कम हो गई है, समय कम हो गया है और आसानी भी हो गई है। तो जो लोग यहाँ से जाएंगे, हालांकि पहले गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा था, तभी से लोगों का खासा उत्साह है कि जैसे बन रहा है, अच्छा बन रहा है और यहाँ से यातायात सुगम हो जाएगा। तो अब बनकर लगभग तैयार हो चुका है और जो शहर आसपास गांव भी हैं, गांव में जो लोग हैं वो भी खासा उत्साहित है कि उनके बगल से ये एक्सप्रेसवे निकल रहा है, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वो इसका लाभ जरूर उठाएंगे। तो लोग भी गांव से जो है वो काफी खुश हैं। बिल्कुल मनोज, जो ये एक्सप्रेसवे बन रहा है ये मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। जो पहले समय लगता था मेरठ से प्रयागराज में वो कितना लगता था, और अब ये एक्सप्रेसवे जब बन रहा है तो इसमें समय कितना कम हो जाएगा, लोगों की समय कितना बचने वाला है इसमें?
देखिए, मेरठ से अगर आदमी को प्रयागराज जाना होता था या प्रयागराज से मेरठ जाना होता था तो वो कई किलोमीटर, लगभग मान के चलो 1000 किलोमीटर की एरिया में घूम के लोग जाते थे। लेकिन अब चूंकि इसकी दूरी कम हो गई है, 650 किलोमीटर की दूरी रह गई है, तो यह माना जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 5 घंटे में मेरठ से प्रयागराज या प्रयागराज से मेरठ आसानी से बिना रुके आदमी जा सकता है। लेकिन लंबी दूरी है तो ऐसे में आदमी अगर कहीं रुकता भी है तो मान के चलिए 6 से 7 घंटे में आदमी प्रयागराज से मेरठ तक पहुंच जा रहा है। तो जो दूरी है वो कम हुई है और जो समय है वो भी काफी कम हो रहा है। ऐसे गंगा एक्सप्रेस का निर्माण किया गया है और दूरी तो जरूर कम हुई है। बिल्कुल। मनोज, क्या कोई और खास घोषणा कर सकते हैं सीएम योगी, क्योंकि लंबे समय बाद आज हरदोई के दौरे पर आज सीएम योगी आने वाले हैं, तो क्या कुछ ऐसी अन्य घोषणाएं हैं जो सीएम योगी के द्वारा की जा सकती हैं आज? देखिए, मुख्यमंत्री अभी कुछ दिन पहले हरदोई आए थे तो 650 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात जनता को दे रहे थे। अब ये गंगा एक्सप्रेस का निरीक्षण करने आ रहे हैं। तो हालांकि जो उनका आधिकारिक कार्यक्रम है वो केवल निरीक्षण तक ही सीमित है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं जो वहां मौजूद रहेंगे, जनप्रतिनिधि भी उम्मीद लगाए हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री से अपनी कुछ मांग भी रखेंगे। कई योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री से मांग भी रखेंगे और जनप्रतिनिधियों को भरोसा है कि मुख्यमंत्री उनकी मांगों को स्वीकार करेंगे और जनहित के जो काम है उन पर स्वीकार करके और वो जनता को सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के जनता भी यहाँ पर उत्साहित है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो इस गंगा एक्सप्रेस के साथ ही कुछ न कुछ और हरदोई को अपनी सौगात जरूर देकर जाएंगे। तो कौन सी बड़ी मांग रहने वाली है जनता की जो आज सीएम योगी से वो कर सकते हैं? देखिए, जनप्रतिनिधियों की अगर बात कर ली जाए तो क्षेत्र में जो तमाम सड़कें हैं जो अभी सिंगल रोड बनी हुई हैं, ऐसे में सिंगल रोड को डबल रोड बनाने के लिए क्योंकि यातायात बढ़ रहे हैं, साधन बढ़े हैं, तो सड़क की जो मांग है वो प्रमुख रूप से मांग होती है। इसके साथ ही कई स्कूल और अस्पतालों की भी मांग लगातार हरदोई में उठती रही है। राजकीय इंटर कॉलेज हालांकि तमाम बन चुके हैं, लेकिन अभी भी जो तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो अपने क्षेत्र में यानी अपनी विधानसभा के अंतर्गत हर लगभग 5 किलोमीटर की एरिया पे राजकीय इंटर कॉलेज की मांग करते हैं या जो राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनकी मांग कर रहे हैं। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए जनप्रतिनिधि खासा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे तो कुछ न कुछ उनको जरूर देख करके जाएंगे। और जनता भी इसी को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री की तरफ हाथ लगाए बैठी है कि मुख्यमंत्री हरदोई आ रहे हैं तो हरदोई को एक बड़ी सौगात जरूर देकर जाए, ऐसा उनका भी भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरदोई के बिलग्राम तहसील स्थित हसनपुर गोपाल गांव पहुंचेंगे। करीब 11 बजे मुख्यमंत्री गंगा एक्सप्रेसवे के कार्यों का निरीक्षण लेंगे। इस दौरान वे एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेंगे और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। निरीक्षण राज्य सरकार की परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी नीतियों के विरोध में प्रतीकात्मक आंदोलन और कार्य बहिष्कार करने पर प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े 4 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए शिक्षकों में शिमला के जगदीश शर्मा, कांगड़ा के संजय सिरमौर के प्रताप ठाकुर और मंडी के राम सिंह राव शामिल हैं। सरकार ने इन शिक्षकों के खिलाफ ये कार्रवाई पूर्व चेतावनी के बावजूद आदेशों की अवहेलना करने पर की है। निलंबन अवधि के दौरान इन शिक्षकों को निर्धारित मुख्यालय में उपस्थित रहना होगा और बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर रोक रहेगी। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग की पुनर्रचना से कर्मचारियों के सेवा हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों को नीतिगत फैसले का पालन करना अनिवार्य है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी नीतियों के विरोध में प्रतीकात्मक आंदोलन और कार्य बहिष्कार करने पर 4 शिक्षकों को निलंबित किया है। ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हिमाचल से हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। टीना जी, देखिए 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, क्या अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल सोनिया, देखिए जो 26 अप्रैल का जो प्रतीकात्मक एक धरना प्रदर्शन की बात यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से की गई थी, वे लोग इस बात से नाराज थे कि स्कूल शिक्षा निदेशालय का जो है गठन उनसे पूछे बिना किया गया और एक ही स्कूल शिक्षा निदेशालय लगभग 18,000 स्कूल संस्थानों के लिए बना दिया गया है। तो इस बात से वो खफा थे और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी पहले दे दी थी और इसको रोकने के लिए सरकार ने 25 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था और उसमें कहा था कि इस तरह के किसी भी आंदोलन में कोई भी जो शिक्षक है वो भाग ना ले। लेकिन सरकारी चेतावनी को अनदेखा यहाँ पे शिक्षकों ने किया। उन्होंने पहले स्पष्ट किया कि अपनी मांगे उनको रखना जो है पहला कर्तव्य है, तो ऐसा जरूर करेंगे। तो ऐसे में देखिए कल उन्होंने आंदोलन किया, पूरे हिमाचल से शिक्षक यहाँ पे पहुंचे और लगभग 6 से 7 हजार के करीब यहाँ पे शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और भारी संख्या में शिक्षक यहाँ पे पहुंचे और सांकेतिक यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। और कल ही से इन्होंने एक बात कही थी कि अगर सरकार प्रॉपर बात नहीं करेगी तो वो जो है क्रमिक हड़ताल ये जारी रखेंगे। तो ऐसे में देखिए सरकार की तरफ से कोई बात करने तो नहीं आया, लेकिन इसमें जो है अनुशासनात्मक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे सरकार ने कर दी है। इसमें जो प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष है जगदीश और सचिव है संजय, इन दोनों को भी निलंबित कर दिया गया क्योंकि इन्हीं दोनों को सबसे पहले चेतावनी दी गई थी, इन्हीं दोनों को नोटिस जारी किया गया था कि ये जो आपका आंदोलन है इसको स्थगित करिए। तो ऐसे में इन दोनों के साथ साथ 2 अन्य शिक्षक हैं जिनको निलंबित यहाँ पे कर दिया गया है। कुल मिला के सरकार जो है अब बड़ी कार्रवाई के मूड में है और इसके अलावा कल जो है चौपाल की तरफ जो है जो एक स्कूल है वहां पे एक टीम को भेजा गया था निरीक्षण के लिए और वहां पे ये पाया गया कि 2 शिक्षक अनुपस्थित है, उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई यहाँ पे की गई, उन दोनों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। कुल मिला के 6 शिक्षक यहाँ पे निलंबित कर दिए गए हैं। अब ये देखने वाली बात है कि प्राथमिक शिक्षक संघ इसको किस तरह से लेता है, क्योंकि वो पहले कह चुका था कि किसी भी हद तक वो जाएंगे अपनी मांगे मनवाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अब सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जो है वो जवाब उनको नहीं आया है, बल्कि अनुशासनात्मक कार्रवाई यहाँ पे बड़ी की गई है। तो अब ये देखने वाली बात है सोनिया की अब प्राथमिक शिक्षक संघ का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अब जो सरकार है उनको डराने पर बिल्कुल ही उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर उनको बिल्कुल बांधने की कोशिश सरकार यहाँ पे कर रही है। अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है, सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है, उसके अलावा स्कूलों में जो है वो निरीक्षण शुरू कर दिया गया है कि कौन अनुपस्थित इस दौरान है और पिछले कल जो भी धरना प्रदर्शन में शामिल टीचर थे उनका 1 दिन का वेतन काटने की बात भी यहाँ सरकार की तरफ से की गई है। तो अब ये देखिए बिल्कुल उलझ गया मामला है। लोग सोच रहे थे कि सुलझेगा और सरकार जो है बात करने इन शिक्षकों से आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब ये देखने वाली बात यहाँ रहने वाली है, तो अगला कदम जो प्राथमिक शिक्षक संघ है वो यहाँ क्या उठाता है और उनके सपोर्ट में कितने लोग जो है या मतलब कितने संघ जो है वो आगे आते हैं। जी टीना जी, कौन सी वो बड़ी मांगे थी जिनको लेकर शिक्षक संघ वहां पर उतरा था और सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे?
देखो सोनिया, एक सबसे पहले यही बात वो रख रहे थे कि स्कूल शिक्षा निदेशालय को एक यहाँ पे कर दिया गया था। सरकार ने यहाँ पे तर्क दिया था कि इससे जो है शिक्षा के स्तर में और गुणवत्ता में यहाँ पे सुधार होगा। लेकिन जो प्राथमिक शिक्षक निदेशालय था उसको भी एक मर्ज कर दिया गया है, यानी प्राथमिक से लेके सेकेंडरी लेवल तक की जो शिक्षा निदेशालय उनको एक कर दिया गया है यहाँ पे। तो ऐसे में इस बात से ये खफा है और उनका कहना था ना तो उनसे बात की गई, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स हैं, ना उनसे बात की गई, ना उनको सरकार ने विश्वास में लिया। और इससे जो है उनकी जो प्रतियोगिताएं हैं या खेलकूद चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने गिनवाई कि जो बहुत ज्यादा उन पर असर पड़ेगा एक स्कूल की शिक्षा निदेशालय को एक करने का। और इसके अलावा जो विसंगतियां हैं और भी उन्होंने कहा कि उससे जो है सामने आएंगी और बिल्कुल जो बच्चे हैं प्राथमिक लेवल पर वो बिल्कुल इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल एक ही शिक्षा निदेशालय यहाँ पे बना दिया गया है। और कॉलेज हैं जो 135 कॉलेज कुल यहाँ पर हैं, लेकिन उनके लिए पूरा एक शिक्षा निदेशालय अलग है, जबकि 18,000 शिक्षण संस्थान यहाँ पर है, स्कूल्स हैं, उनके लिए पूरा का पूरा इतने बड़े लिए एक शिक्षा निदेशालय का गठन जो है सरकार की बिल्कुल एक जो नीतिगत उन्होंने फैसला लिया है बिल्कुल गलत फैसला है। तो ऐसे में इन बातों से वो नाराज थे, वो चाह रहे थे कि सरकार उनको बुलाए, उनसे बात करें और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को अलग करे। सबसे बड़ी मांग उनकी यही है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को उनको अलग किया जाए और उसके लिए अलग शिक्षा निदेशालय का जो पहले से 2005 तक चल रहा था उसका गठन द्वारा से सरकार यहाँ पर करे। जी, तो सरकार इनकी मांगों पर क्यों नहीं खरा उतर पा रही है? सरकार को क्यों नहीं लगता? देखिए सोनिया, सरकार ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि जो रिकंस्ट्रक्ट उन्होंने इस ढांचे को किया है, यानी स्कूल शिक्षा निदेशालय को एक बना दिया गया है, पूरा का पूरा प्राथमिक, मिडिल एंड सेकेंडरी को एक कर दिया गया है। तो ये उनका सरकार का यहाँ पे कहना है कि ये नीतिगत फैसला है और इसको पालन करना जो है शिक्षकों का कर्तव्य है। और दूसरी बात वो सरकार ये कह रही है कि इससे जो है शिक्षा के स्तर में यहाँ पे सुधार होगा और साथ ही जो शिक्षा के गुणात्मक शिक्षा है वो बच्चों को देने में आसानी होगी। यानी सरकार अपना तर्क रख रही है और वो बिल्कुल इनकी जो मांग है उसको अनदेखा कर रही है और ये कह रही है कि इसमें बात करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये नीतिगत फैसला है, सरकार ने फैसला लिया है और इसको मानना जो है शिक्षकों को अनिवार्य है। और जो नहीं मानेगा उनके खिलाफ अब जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई सरकार करने के मूड में है। तो अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि मामला सुलझने के बजाय उलझ गया है। और आपको बताएं कि लगभग 22,000 से ज्यादा यहाँ पे जो है प्राथमिक शिक्षक यहाँ पे कार्यरत है पूरे हिमाचल के स्कूलों में। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात है कि उनका रुख अगला क्या रहता है, क्योंकि उनके अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है, सचिव को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा 2 जो स्कूल में शिक्षक अनुपस्थित पाए गए थे उनको भी साथ, यानी कुल मिला के 6 शिक्षकों को यहाँ पे सरकार ने एक ही दिन में निलंबित कर दिया है। ये एक बड़ी कार्रवाई है। जी टीना जी, देखिए शिक्षकों को निलंबित किया है, ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है, इसमें छात्रों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? छात्र क्या इसके पक्ष में थे या विपक्ष में थे? देखिए, छात्र जिनको ये पढ़ा रहे हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आएगी, क्योंकि 5वीं तक के बच्चे होते हैं। और ऐसे में हालांकि उनका पक्ष ये लोग रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल कई दिनों से, जब से ये सरकार कवायद कर रही थी कि शिक्षा निदेशालय को एक किया जाए, तब से उनकी जो कई खेलकूद प्रतियोगिताएं साल भर में होती थी और कई चीजें जो बच्चों के प्रतियोगिताएं होती थी उन पर रोक लगा दी गई है बिना सूचित किए हुए। तो ऐसे में देखिए, वो कह रहे हैं कि सर्वांगीण विकास की बात यहाँ सरकार कर रही है। छात्रों का विकास किस तरह से होगा जब वो किसी प्रतियोगिताओं में नहीं भाग लेंगे, उनके लिए किसी तरह का जो करिकुलम है वो फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसे में उनका यही कहना है कि आगे जो सरकार गुणात्मक शिक्षा की बात कर रही है, अगर उनका आधार ही मजबूत नहीं होगा, या प्राथमिक लेवल पर ही बच्चे मजबूत नहीं होंगे, तो आगे चलकर जो है वो सरकार को भी परेशानी होगी और गुणात्मक शिक्षा की या अच्छी शिक्षा की जो बात सरकार कह रही है उस पर खरा कोई भी नहीं उतर पाएगा। तो ऐसे में उनका कहना है कि एक बार सरकार को ये समझना होगा और ये जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय इसको बिल्कुल अलग करना होगा, ताकि जो शिक्षा का जो स्तर है उसको और सुधारा जा सके। और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में अगर अलग होता है तो वहां पे जो छोटे बच्चे हैं 5वीं तक के, उनके लिए अलग जो है वो एक्टिविटीज, अलग तरह का जो ध्यान है वो हो पाएगा। और जो वो ये कह रहे हैं कि अभी अगर एक शिक्षा निदेशालय बन गया है, उससे जो है बिल्कुल ये जो प्राथमिक लेवल पे जो बच्चे हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए टीना जी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों की बैठक में पाकिस्तान से जुड़े नागरिकों का चिन्हीकरण कर उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से प्रदेश में चल रहे सत्यापन अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाने को कहा है। साथ ही किराएदारों का सत्यापन न कराने वालों पर जुर्माना लगाने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि गलत अभिलेखों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों का चिन्हीकरण किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जाए और आम जनता को भी इस संबंध में जागरूक किया जाए। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है ताकि लोग आसानी से जानकारी साझा कर सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव नायक हमारे संवाददाता हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेंगे। अभिनव, सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं चिन्हित करने के लिए, पाकिस्तानियों को उनकी पहचान करने के लिए। इस पर अभी सरकार कहां तक पहुंच पाई है, प्रशासन कहां तक पहुंच पाई है अभी तक? बिल्कुल सोनिया, अगर बात करें तो कल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर जो है अधिकारियों की बैठक ली है और उच्च स्तरीय अधिकारियों की यह बैठक थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी मूल के नागरिक राज्य में रह रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द चिन्हित कर यहाँ से भेजा जाए और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को उन्होंने सुदृढ़ करने के लिए यह बैठक बुलाई थी। अगर बात करें तो 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा भी राज्य में शुरू होने वाली है। उसी को लेकर राज्य सरकार लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और उन्होंने कहा भी है कि यात्रा मार्गों पर कोई भी संदिग्ध दिखे तो उसे तत्काल हिरासत में लिया जाए। साथ ही साथ टोल फ्री नंबर्स भी उन्होंने जो है जारी करने की बात कही है कि टोल फ्री नंबर जल्द से जल्द जारी हो ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो उस पर संपर्क कर सकता है। और ऐसे अगर कोई किराएदार है और उन्होंने सत्यापन नहीं कराया है उसको लेकर भी उन्होंने खासे निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द सत्यापन अभियान में तेजी लाई जाए और ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को जो है उनकी पहचान कर ली जाए और अगर कोई पाकिस्तानी है तो उसकी पहचान जो है जल्द से जल्द कर ली जाए। इस बाबत जो है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तमाम तरह के अधिकारी उसमें मौजूद थे। कल उच्च स्तरीय बैठक एक मुख्यमंत्री आवास में हुई थी जिसमें पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने राज्य में जो है एक अभियान चलाएं और जल्द से जल्द अगर कोई पाकिस्तानी है या फिर कोई बांग्लादेशी है उनको जो है चिन्हित करें और उनको जो है उनके देश वापस भेजें। तो ऐसे में जो है एक्टिव मोड में जो है इस समय सरकार है, तो यह कदम कहीं ना कहीं काफी अच्छा माना जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी सोनिया। अभिनव, इस अभियान के तहत अभी तक कितने लोगों की पहचान की जा चुकी है, क्या इस बात की कोई जानकारी है? बिल्कुल, अभी जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने एक बैठक की है तो अभी जो है लगातार उस पर कार्रवाई चल रही है। हालांकि अभी आंकड़ा नहीं आया है कि कितने लोगों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन सरकार लगातार एक्टिव मोड में है। उन्होंने जो है अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, पुलिस इस पर लगातार और इंटेलिजेंस लगातार काम कर रहा है और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखा जा रहा है क्योंकि अब चारधाम यात्रा भी सरकार की तरफ से उत्तराखंड में शुरू होने वाली है और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में भी सरकार है। जितने भी अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति हैं उन पर जो है खासी नजर रखी जा रही है। जो किराएदार जो है रह रहे हैं और जो मकान मालिक हैं उन्होंने उनका सत्यापन नहीं कराया है तो उन पर जो है भारी जुर्माना लगाने की बात भी कही है और सत्यापन को जल्द से जल्द जो है पुलिस वेरिफिकेशन करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो यात्रा मार्गों पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात भी कही गई है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश भी दिए हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति राज्य में रह रहा है जिसने अपनी पहचान छुपाई है तो उसको जो है जल्द से जल्द हिरासत में भी लिया जाए और अगर वो कहीं बाहर का है तो उसको उसके देश वापस भेजा जाए। जी सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए अभिनव। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। भारत ने आतंकवाद को लेकर पड़ोसी देश के खिलाफ सख्त एक्शन की शुरुआत कर दी है। इसी बीच सेना ने कश्मीर में सक्रिय 14 आतंकियों के नाम भी उजागर कर दिए हैं, जो पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे हैं। हालात को देखते हुए कश्मीर और राजस्थान में बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोगों ने भी आपात स्थिति की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें बंकर बनाना और फसल को सुरक्षित करना शामिल है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अत्याचार करने वालों को सबक सिखाना हमारा धर्म है। मोहन भागवत ने साफ कहा कि भारत कभी भी अपने पड़ोसियों का अपमान या नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर कोई बुराई पर उतर आए तो राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे और भारत ये कर्तव्य जरूर निभाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंबुज उपाध्याय हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं। अंबुज, आरएसएस प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधा कह दिया है कि सबक सिखाना हमारा धर्म है, जो इस तरह के आतंक फैलाते हैं। तो क्या लगता है कि अब भारत कड़ा रुख अख्तियार कर सकता है पाकिस्तान में पनप रहे आतंक के खिलाफ? हाँ बिल्कुल सुनिए, जिस तरीके से 22 अप्रैल के दिन जो कायराना हमला आतंकियों द्वारा किया गया है, और इससे पहले भी अगर बात की जाए तो बार बार पाकिस्तान की तरफ से उन घटनाओं को नकारा गया है कि जो भी घटनाएं आतंकवादियों द्वारा उसको लेकर के पाकिस्तान का कहीं कोई हाथ, और इस बार भी पाकिस्तान वही करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जब भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया और 5 ऐसी बंदिशें पाकिस्तान के ऊपर डाली, चाहे अटारी बागा बॉर्डर को बंद करने वाली हो या सिंधु जल संधि को निरस्त करने की बात कही गई, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार ऐसे बयान आए, चाहे वो बिलावल भुट्टो की तरफ से रहा हो या वहां के रक्षा मंत्रियों, विदेश मंत्रियों, तमाम उस तरीके बयानबाजी उनकी तरफ से आती रही है कि जिस सिंधु नदी को रोकने की बात कर रहे हैं उसमें खून बहेगा, या फिर कहीं पर कोई न्यूक्लियर बम की बात करता है। वैसे अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर भी उस तरीके की बातें हो रही है। देश में गुस्सा है और गुस्सा के साथ साथ दुख भी है कि जिस तरीके से 26 भारतीयों को, निर्दोष भारतीयों को, निहत्थे भारतीयों को एक तरीके से वहां पर हमला करके मारा गया, वो कहीं ना कहीं कायराना हमला है, जिसको लेकर के भारत में अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं पर अगर बात की जाए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा, इसके पहले भी उन्होंने एक गुरुवार को बयान दिया था, उसमें कहा था कि हिंदू कभी भी धर्म पूछ के किसी को नहीं मार सकता। इस तरीके की जो घटनाएं या जो कायराना हमला हुआ है वो एक तरीके से कायरों को ही शोभा देता है। और कल की बात की जाए तो कल भी एक दिल्ली के अंदर प्रोग्राम के अंदर मोहन भागवत ने स्पष्ट तौर से कहा कि हम पड़ोसियों को, अहिंसा के हम पुजारी हैं, अहिंसा को हम मानते हैं और अहिंसा का प्रचार करते हैं, लेकिन वही पड़ोसियों को हम समझाते हैं। लेकिन पड़ोसी बार बार हमारे ऊपर इस तरीके से हमले करते रहे तो राजा का कर्तव्य बनता है कि कहीं ना कहीं अपनी प्रजा की रक्षा करे। तो कहीं ना कहीं ये इशारा साफ तौर से उस तरीके से है कि अब तक जिस तरीके से पाकिस्तान की जो भी हरकतें रही हैं, कहीं ना कहीं हम लोग उनको अहिंसा के नाम पर या उनकी चीजों को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अब हद से ज्यादा चीजें जा रही है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं भारत को कड़ा रुख अख्तियार करने की जरूरत है। बिल्कुल। मुझ क्या जिन 14 लोगों की पहचान हुई है उनके कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से थे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान में जो आका है वो इनको कंट्रोल कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, जो 14 लोगों की पहचान हुई है उसमें से लगभग 6 के घर पर एनईडी लगा करके तलाश किया गया है। लगातार सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा उन आतंकियों के घर है उनको निशाना नाबूद किया जा रहा है। तो वैसे कहीं इनके जो पहले से ही अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इससे पहले भी जो घटनाओं में शामिल रहने की जो बातें सामने आई है, जिससे पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आए, ऐसी लिस्ट जारी की है, सेना की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है इसमें। और उसके अलावा भी अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को वहां पर गिरफ्तार भी किया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले में कौन कौन शामिल थे। जम्मू कश्मीर से जो संदिग्ध रहते हैं उनकी पहचान से उनको उठाया गया और पूछा जा रहा है कि इस घटना में कौन शामिल थे, कहाँ छुपे हो सकते हैं। सेना पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। वहीं पर अगर बॉर्डरों की बात की जाए, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर हो या फिर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोगों को इस तरीके से आशंका है, जिस तरीके से चाहे वो मीडिया की बात हो या पाकिस्तान की तरफ से बात निकल करके आ रही है, तो उन लोगों ने अपनी फसलों की कटाई के साथ साथ
जो बंकर सामुदायिक बंकर सरकार के द्वारा बना करके किए गए, कुछ लोगों ने प्राइवेटली बनाए हुए, उनकी साफ सफाई तो लोगों ने कर दी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयानबाजी दोनों देशों की तरफ से हो रही है, वैसे वहां पर रहने वाले लोगों के अंदर डर है कि कहीं अचानक से ऐसी कोई युद्ध जैसे कोई स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, तो इससे पहले से ही वो लोग तैयारी करती है नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं बॉर्डर एरियाज की, जो उसके आसपास गांव आते हैं, उन गांव में जो लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार क्या रुख अख्तियार कर रही है, क्योंकि वो बंकर में जाने को मजबूर हैं, और किस तरह के डर में वो रह रहे होंगे, आज पूरा देश उन्हें जानता है। हाँ बिल्कुल सोनिया जी, इससे पहले भी जब भी कभी भी युद्ध की स्थिति रही है तो वहां पर बंकर सरकार की तरफ से भी बनाकर दिए हुए हैं, कुछ उनको निजी बंकर बनाने की परमिशन भी दी गई है। तो ऐसे में इन लोगों का जो वहां रहते हैं, उन लोगों को पहले भी इस तरीके का समय आया है जब वो बंकरों में गए या बंकरों में रहे, वो समय काटा है। वैसी स्थिति को वो भांप करके पहले से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं अगर सरकार की बात की जाए या सैन्य अधिकारियों की बात की जाए, तो सैन्य अधिकारियों का स्पष्ट तौर से कहना है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो उससे पहले ही इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर, चाहे वो बंकर है या उससे अलग कहीं पर भी इनको भेजा जाएगा। और हर प्रत्येक जो भारतवासी, उसके लिए सैन्य के साथ साथ सरकार की जवाबदेही है। अधिकारी का यही कहना है कि सभी की जिम्मेदारी का हमारा उद्देश्य है कि सबकी अच्छे से देखभाल हो, उसको लेकर के हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसी कोई बात आती है तो उसको लेकर के जो भी यहाँ निवासी है उनका पूरा ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए अंबुज। तो आरएसएस प्रमुख भगवंत मान की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि जो देश आतंक फैलाता है उस पर एक्शन लेना ये हमारा धर्म है। 14 आतंकियों के नाम भी उजागर किए गए हैं सेना की तरफ से, जो पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के आतंकवाद प्रायोजित नागरिकों का वीजा रद्द करने का फैसला बिहार में भी पूरी तरह से लागू होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है और ये समय सीमा 27 अप्रैल को समाप्त हो रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जो पाकिस्तानी नागरिक पनप रहे हैं उनकी पहचान कर ली गई है और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें डिपोर्ट भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वीजा रद्द होने के बाद किसी पाकिस्तानी नागरिक को भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा और जो नहीं जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में 28 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई है, जिनमें सभी महिलाएं हैं। इन महिलाओं में से 4 ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन भी किया है, जबकि एक महिला के खिलाफ पटना के पियारबोल थाने में केस दर्ज किया गया है। अब ये देखना होगा कि इन पाकिस्तानी नागरिकों को वापस कैसे भेजा जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरजीत कुमार हमारे ब्यूरो चीफ बिहार से हमसे जुड़ गए हैं। सुरजीत जी, देखिए अब जो 26 लोगों की पहचान की जा चुकी है उसको लेकर करीब पाकिस्तानी जो लोग वहां पर रह रहे थे बिहार में उनकी पहचान की जा चुकी है, तो इस पर क्या सरकार का रुख है? अब उनके साथ क्या कुछ सरकार करने वाली है? जी सोनिया, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तानी के द्वारा जो हमला किया गया आतंकियों के द्वारा पहलगांव में, और उसके बाद पूरे देश के साथ साथ बिहार के लोगों में भी काफी आक्रोश है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से भारत सरकार ने जो फैसले लिए थे उसमें सबसे अहम फैसला था कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ वीजा पे रह रहे हैं, भारतीय पाकिस्तानी वीजा पे जो भारत में जो लोग रह रहे हैं, उनको 48 घंटे में डिपोर्ट कर देना है। ऐसी स्थिति में वो 48 घंटे का समय जो है आज समाप्त होने वाला है। और बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पाकिस्तानी नागरिकों को अब भारत में रहने देने का कोई सवाल ही नहीं उठता और जो भारत सरकार का फैसला है उसको अमल में लाया जाएगा। और जो यहाँ पे 27 जो पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई है, उनमें से आपको बता दें कि जो 27 के 27 जो है नागरिक वो महिला है और
उनमें से जो 4 महिलाओं ने यहाँ पे शादी रचा रखी है और एक महिला के खिलाफ पटना के पीरबहोर थाने में मामला दर्ज है। तो ऐसी स्थिति में जो बाकी के जो 23 लोग जो बचे हुए हैं उनको तो यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा, और लेकिन बाकी जो 4 महिलाएं हैं जिन्होंने शादी रचा रखी है यहाँ पे और उन्होंने यहाँ पे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन दे रखा है, उनके यहाँ से डिपोर्ट करने पे थोड़ी सी संशय यहाँ पे दिखाई दे रही है। जी, 4 महिलाओं की तरफ से आवेदन दिया गया है यहाँ की नागरिकता के लिए, तो इस पर अब क्या एक्शन लेगी सरकार? जी, जिस तरीके से यहाँ पे अभी लोगों के मन में गुस्सा है, तो उसके वो देखते हुए सरकार जो है लोगों की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाना चाहती, और ऐसी स्थिति में उन महिलाओं को अभी चूंकि भारत की नागरिकता मिली नहीं है, उन्होंने आवेदन कर रखा है, तो ऐसे में ज्यादातर उम्मीदें जताई जा रही है और सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि उनकी जो नागरिकता देने का जो आवेदन दे रखा है उसको कहीं ना कहीं से निरस्त किया जाएगा, और उन सभी लोगों को जो यहाँ पे रह रहे हैं पाकिस्तानी वीजा पे, उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़।